घर में लगी आग, आग में जले सैकड़ों कैश के बंडल, चारों ओर सब धुआं धुआं हो गया। पुलिस तक जानकारी भी पहुंची, वीडियो पहुंचा, मगर पुलिस की ओर से 8 घंटे तक कुछ नहीं किया गया। बात हो रही है जस्टिस वर्मा के घर में लगी आग की, जिस पर पूरा हंगामा बरपा हुआ है। इस खुलासे से बात और भी चौंकाने वाली हो गई है। जलते कैश का ये मामला और भी पेचीदा हो गया है। जस्टिस वर्मा के घर लगी आग की कहानी जंगल में आग की तरह फैल गई। कहानी कुछ यूं है कि 14 मार्च 2025 की रात जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में आग लग गई। इसकी सूचना उनके निजी सहायक ने रात के 11:30 बजे दी। आग उनके आवास के एक स्टोर रूम में लगी थी। आधी रात तक इसे बुझा दिया गया। उस वक्त जस्टिस वर्मा अपनी पत्नी के साथ घर से बाहर थे। हैरानी की बात तो ये थी कि आग बुझने के 8 घंटे बाद तक दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसकी जानकारी पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने मीडिया को दी है। हुआ यूं कि आग बुझाने पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मियों ने एक कमरे में भारी मात्रा में नकदी देखी, जो कथित तौर पर अनअकाउंटेड थी। ये खबर पुलिस और सरकार के उच्च अधिकारियों तक पहुंची। जब आग बुझी, पुलिस के कुछ लोग जस्टिस वर्मा के आवास पर पहुंचे। वहां मौजूद जस्टिस के निजी सहायक ने 5 पुलिसकर्मियों को वहां से चले जाने और सुबह वापस आने को कहा। अगली सुबह जब जांच अधिकारी पहुंचे तो उन्हें फिर से कहा गया कि बाद में आए। यानी पूरा मामला 15 मार्च की सुबह 8 बजे सामने आया, जब एडिशनल डीसीपी ने अपनी मॉर्निंग डायरी सीनियर्स को सौंपी। इस मामले में पिछले 24 घंटे की प्रमुख घटनाओं का सारांश था। इसके बाद पुलिस कमिश्नर को जानकारी दी गई और आग के बाद का वीडियो भी दिखाया गया। पुलिस कमिश्नर ने इस घटना की सूचना केंद्र सरकार के उच्च अधिकारियों को दी। दिल्ली पुलिस ने शाम 4:50 पर दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय को भी इसकी जानकारी दे दी। आग बुझाने की प्रक्रिया के दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। अधिकारियों ने स्टोर रूम में 4 से 5 अर्धजली थैलियों में भारी मात्रा में नकदी बरामद की। ये खोज तब हुई जब दमकल कर्मी और पुलिस घटनास्थल पर मौजूद थे। इस पूरी घटना का विस्तृत विवरण दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय द्वारा तैयार की गई 25 पन्नों की रिपोर्ट में दर्ज किया गया, जिसमें घटनास्थल के वीडियो और तस्वीरें भी शामिल हैं। इन तस्वीरों और वीडियो में अधजले नोट साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार स्टोर रूम तक केवल घर के निवासी, घरेलू सहायक और CPWD यानी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की ही पहुंच थी। इस तथ्य ने पूरे मामले को और भी ज्यादा संदिग्ध बना दिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस नकदी के स्रोत और उद्देश्य की गहराई से जांच आवश्यक है। इस पूरे वाकये में और भी कई सवाल उठते हैं। ऐसा भी नहीं था कि जस्टिस वर्मा के घर पर कोई नहीं था या उन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिली हुई थी। उनकी सुरक्षा में प्रोटोकॉल के मुताबिक 40 CRPF जवान और दिल्ली पुलिस के 3 अधिकारी रोटेशन पर तैनात थे। ये जानकारी दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रजिस्ट्रार के अनुरोध पर दिल्ली पुलिस ने शेयर की है। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस दिन आग लगी उस दिन भी सुरक्षाकर्मी वहां मौजूद थे। फिर कैसे खबर इतने समय तक दबी रह गई? हालांकि मामले के उछलते ही बातें गर्म हो गईं। इस खुलासे के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तत्काल बैठक बुलाकर इस पर गंभीर चर्चा की। बैठक में निर्णय लिया गया कि जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला उनके मूल न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया जाए। इसके अलावा कॉलेजियम ने इस पूरे घटनाक्रम की तह तक जाने के लिए इन हाउस जांच शुरू करने पर भी विचार किया, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इतनी बड़ी मात्रा में नकदी वहां पहुंची कैसे और इसका उद्देश्य क्या था। तबादले के फैसले पर भी काफी सवाल उठे। लोगों ने यहां तक कह दिया कि जस्टिस वर्मा को सजा नहीं, इनाम मिले। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों ने जस्टिस वर्मा के तबादले का विरोध करना शुरू कर दिया है। उसके बाद इस घटना पर लगातार खबरें आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जस्टिस वर्मा के घर के आसपास सफाई कर्मियों के जले हुए नोट के टुकड़े मिले थे। 5-5 के ये नोट के टुकड़े बड़ी मात्रा में घर के आसपास बिखरे हुए थे। रोज इस मामले में नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। देखना यह है कि आगे इस घटना में क्या मोड़ आता है। क्या होगा जले हुए नोटों का अगला किस्सा? आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.